नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके पहले हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं बहुत सारे लोगों ने पूछा है, उसका डाउट्स क्लियर कर दिया गया है। और ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये उसी का एक तरह से एप्लीकेशन चैप्टर आप मान सकते हैं। कैसे लाइट्स को और लेंस को कैसे हम अपने वर्ल्ड में, रियल टाइम वर्ल्ड में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कौन से रियल टाइम एग्जांपल्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ह्यूमन आई? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच enables us to see objects and the colors around us. It is like a camera with lens and screening time. ठीक है, एक तरह का हमारा ह्यूमन आई क्या है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? लेंस या मिरर्स, इन सब का यूज करके अगर कोई डिवाइस वगैरह बनता है, ठीक है, इक्विपमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये कैमरे की तरह बिहेव करता है। इस कैमरा में जैसे कि लेंस होता है ना, वैसे और स्क्रीनिंग सिस्टम होता है जहाँ पे फोटो निकल के आता है, वैसे हमारे आई में भी होता है, आंखों में भी होता है। ये हमारे ह्यूमन आई का एक जनरल डायग्राम है। आपको याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जानना है इसके बारे में कि क्या क्या यहाँ पे मतलब मसल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। तो एटलीस्ट 5 से 6 नाम आपको याद रखना है फॉर द बोर्ड एग्जाम व्यू। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सिलेरी मसल, ये इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो लाइट रे आता है वो किधर से एंटर करता है? प्यूपिल से। किधर से? प्यूपिल से। ये उसके आगे एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, उसके आगे ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर है, राइट। तो एक्वस ह्यूमर से लाइट रे जाता है और प्यूपिल में जाता है। ठीक, कितना लाइट रे जाना है हमारे आंखों के अंदर प्यूपिल के थ्रू, कितना लाइट रे जाना है, और वो कौन डिसाइड करता है? आइरिस। कौन डिसाइड करता है? आइरिस। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट रे कितना जाना है हमारे आंखों के अंदर, दैट इज डिसाइडेड बाय आइरिस। इसके अलावा सिलियरी मसल्स होते हैं कॉर्नर में। ये सिलियरी मसल से ही एक्सपेंड हमारे लेंस को, आई लेंस को जो है, प्यूपिल को, ये एक्सपेंड या फिर डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर कम लाइट होगा तो हमारा आई लेंस क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे अंदर जा सके। और ज़्यादा लाइट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है? इसको कम करता है। आई लेंस के जो एंट्री एरिया जो है इसका, ये क्या कर देगा? इसको कम कर देगा। ये जो एंट्री एरिया यहाँ पर, इसको छोटा कर देगा ताकि ज़्यादा लाइट रे ना जाए, क्योंकि ज़्यादा लाइट रे जाएगा तो वो हमारे रेटिना को, हमारे एक्वस ह्यूमर एंड प्यूपिल को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, राइट। कॉर्निया क्या है? ये आउटर लेंस, जो आउटर पार्ट जो है, सबसे आंखों के ऊपर जो सबसे आउटर ट्रांसपेरेंट जो आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये लाइट रे यहाँ से पास होता है, देन लेंस से जाता है, रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। ठीक है, ये कौन सा लेंस आपको दिख रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, राइट। हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। आंखों में जाता है लाइट रे, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होता है, देन उसका जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रहा है उसका इमेज फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो इमेज बनता है ये उल्टा बनता है। जनरली जो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन आपको अगर याद होगा, तो वो जो इमेज बनाते हैं जनरली कैसा बनाते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनाते हैं। फिर भी हमको सब चीजें सीधे कैसे दिखती हैं? तो जैसे ही लाइट रेज हमारे रेटिना पड़ती हैं, यहाँ पे 2 सेल पे आ जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स नाम से। ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। जैसे जैसे इमेज बना है ना, जहां जहां लाइट रे पड़ा है रेटिना पे, उस हिसाब से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रेन में, राइट। तो ये था आपका, और ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करता है, और जो उल्टा इमेज बना हुआ है, इन्वर्टेड इमेज बना है, वो हमको वो सीधा बताता है। ब्रेन हमको बताता है नहीं ये सीधा है, फिर वो हम उस हिसाब से समझ पाते हैं। हमारा माइंड, ब्रेन वर्क करता है, ठीक है। बट इमेज जो बनता है आंखों में वो कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, राइट। तो ये था एक जनरल वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। किसी तरह का डिफेक्ट ना हो तब
ये जो वर्किंग है ह्यूमन आई का कब है, जब किसी भी तरह का डिफेक्ट ना हो। ये जो मैंने अभी आपको बताया सारे ऑर्गन पार्ट्स इसमें आई में, ये सभी आपको यहाँ पर डिटेल में मैंने इसको बता रखा है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ भी इसमें पूछ सकता है कि प्यूपिल और आइरिस का वर्क बताइए, कॉर्निया का वर्क बताइए, एक्वस ह्यूमर का, विट्रस ह्यूमर का वर्क बताइए, राइट। तो ये सारे के सारे सिलेरी मसल्स का वर्क बताइए। तो ये सभी मैंने जो भी मैंने पीछे बताया ना, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो यहाँ पे लिखा गया। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। अंडरस्टैंड। दो तरह के टर्म आते हैं इस चैप्टर में। परसिस्टेंस ऑफ विजन, पहला क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जैसे आप लोग ने पता नहीं सभी लोगों ने आपने देखा है कि नहीं, बट एक एग्जाम्पल, एक फोटो आता है और कहा जाता है कि इसको आप 30 सेकेंड्स तक, कुछ देर तक आप देखते रहिए और वापस से दीवार पे देखिएगा जब, तो आपको वही इमेज दीवार पे बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ मैजिक, इट इज अ फिनोमिना। वो कोई मैजिक नहीं है, एक फिनोमिना है हमारे आई में। उस फिनोमिना का नाम क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये एक परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या कहता है कि हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका सेंसेशन हमारे आंखों में लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। तो जितने देर तक हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसके 1/16 सेकेंड तक, लगभग ऑफ ए सेकेंड तक इमेज बनेगा। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और तुरंत हम आंखों को इधर से उधर करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ माइक्रो सेकेंड या सेकेंड आप कह सकते हैं, आपको चीजें कैसे दिखेंगी, ब्लर दिखेंगी, ठीक है, धुंधला दिखता है। और दैट इज बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो पिछला जो ऑब्जेक्ट आपने देखा है उसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने में हमारे आई को टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या आता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। देखिए आपको डेफिनेशन में डायरेक्टली समझ में आ जाएगा क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखिए, आपकी आंखों में इतना बढ़िया ऑटोमेटिक लेंस है और इतना बढ़िया सिस्टम लगा हुआ है। जैसे कैमरा में किसी चीज को फोकस करने के लिए आपको जूम करना पड़ता है ताकि दूर वाला चीज आपको अच्छे से दिख सके, फिर वापस से जूम इन जूम आउट दोनों करना पड़ता है। पास वाले चीज को अच्छे से लेना तो जूम आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी आंखों में ये नेचुरली होता है। हम पास वाले ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है उसी हिसाब से। ठीक है, और जो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो फिर उसी हिसाब से हमारा फोकल लेंथ वापस से एडजस्ट हो जाता है। तो दिस एडजस्टमेंट ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और एडजस्टमेंट किस क्वांटिटी का होता है, फोकल लेंथ का। किसका होता है, फोकल लेंथ का, राइट। तो ये दो डेफिनेशन थे। देन आता है आपके चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लास प्रिज्म सभी लोगों ने देखा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का एक होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें लाइट रे का फिनोमेना काफी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है लाइट रे का ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन पढ़ना। इसके पहले हमने लाइट रिफ्लेक्शन में किसका पढ़ा था, ग्लास लैब से पढ़ा था। किसका पढ़ा था, ग्लास लैब का, आपको याद होगा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिज्म का, प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन कौन से टर्म होते हैं। आपको ये सब टर्म अब बहुत ही कॉमन लगता होगा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट लाइट, इमर्जेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला जो रे है, ठीक है, जो अंदर रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब कॉमन टर्म है, वापस से इस चैप्टर्स में ये सब यूज होंगे। होप कि आपको सब याद होगा। तो ये रहा आपका प्रिज्म ABC। ठीक है, ये प्रिज्म है आपका। इसमें हम एक पॉइंट पे यहाँ पर जो ये E पॉइंट है, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर E पॉइंट पे एक हम इंसिडेंट रे मानते हैं। ये जो रे आ रहा है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे जा गया। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो ये डेंसर मीडियम है, प्रिज्म ग्लास का बना है, और बाहर क्या है, एयर है, बाहर आपका एयर है, तो ये रेयरर मीडियम है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो अंदर है, ठीक है, जो अंदर ये जा रहा है, ये देखिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, डॉटेड लाइन जो ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए ऊपर ऐसे जाना चाहिए था, बट ये देखिए किसकी तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ नीचे मुड़ गया, राइट। तो ये रे ऐसे मुड़ के नीचे स्ट्रेट हो गया, ऐसे मुड़ गया। देन ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वापस से जब बाहर जाएगा तो ये सरफेस वापस से यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वापस से क्या मीडियम चेंज हो रहा है।
तो अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, ये रिफ्रैक्शन पॉइंट पे कैसा होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और इसमें जो लाइट रे जाना चाहिए वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख रहे हैं ऐसे जाना चाहिए था बट और दूर चला गया नॉर्मल से, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये फिनोमेना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रेयरर से डेंसर जाता है तो लाइट रे किधर बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही बेसिक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने ये चीज पढ़ा था कि ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स दिस हैपेंस, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स और जानते हैं, जैसे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड रे, अंदर जो रे है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको कौन सा कहते हैं एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मीडियम सेम है और रिफ्रैक्शन सेम सरफेस पे ही हो रहा है, एंगल सेम है इसका, ठीक है। देन आता है ये लास्ट वाला रे, बाहर जो निकल रहा है रे, इस रे को कहते हैं इमरजेंट रे या इमरजेंट बीम, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म है, ये सभी एंगल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ भी है। इस एंगल को, सबसे टॉप वाले जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और ये सारे लगभग एक अगर 60 डिग्री का है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ये ट्रायंगल है, तो बाकी दोनों भी 60 डिग्री के होंगे बाई सिमेट्रिक। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको आपको समझा दिया है। इसको लिखना कैसे है वो मैंने प्रोसीजर यहाँ पे लिख दिया है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वही चीजें हैं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे पहले आएगी, लाइट रे इंसिडेंट होंगी प्रिज्म सरफेस से, फिर बेंड होगी, ये जो बेंडेड रे होगा, बेंडेड रे यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है कहा जाता है, और ये अदर साइड ऑफ प्रिज्म में जाएगा, दूसरे साइड में जाता है, ठीक है। सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद वापस से वो बेंड होगा लाइट रे, और जो कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वही सब चीजें, फाइनल रे जो निकल के आता है बाहर उसको कहते हैं इमरजेंट रे। और जैसे जैसे, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, वन पॉइंट में मिस कर दिया, एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो येलो वाला पार्ट इस फिगर में आपको दिख रहा है, येलो वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक, ये वाला पार्ट, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये जो ऊपर वाला रे जा रहा है और ये नीचे, तो ये बीच में जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी, ठीक है, डी जो लिखा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल क्या होता है, देखिए इंसिडेंट रे जो आ रहा होता है, ये पीछे जो आ रहा है ना इंसिडेंट रे ऐसे, और फाइनली जो इमरजेंट रे है, ये रहा इमरजेंट रे, तो इसको पीछे कर दीजिए, इन दोनों के बीच, इन दोनों रे के बीच का जो डेविएशन है यानी कि डिफरेंस है, कितना जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे कितना डेविएट हो गया अपने पाथ से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है उसे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और बहुत ही आसान होता है, मैथमेटिक्स करके आप सिमेट्री का यूज करके आप आसानी से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। हालांकि आपके बुक में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है अभी फिलहाल, बट आगे क्लास में जरूरत पड़ता है। तो बस एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। जैसे जैसे ये एंगल आई जो है इस फिगर में, ये बढ़ेगा एंगल आई, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना एंगल आई, वह जैसे जैसे एंगल ऑफ आई बढ़ेगा, एंगल आई जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, वही चीज, ये एक पॉइंट है बस आपको ध्यान रखना है। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको समझाई दिया, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, ठीक है, डी से इसको डिनोट करते हैं जो मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। तो ये सब प्रोसीजर था, एग्जाम में आपको लिखने के काम आएगा ये चीज, ठीक है। और ये बीच में मैं ब्रैकेट लिख के मैं इसमें नाम देना भूल गया, रिफ्रैक्टेड रे का और साइड का, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, और रिप्रेजेंट कर देंगे तो काफी आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब जो अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे कि क्यों हम प्रिज्म से हम इंटरेस्टेड हैं प्रिज्म में रिफ्रैक्शन को लेके, ये उसका एग्जैक्ट एग्जांपल आएगा। प्रिज्म से जो डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का, जो मान लीजिए एक प्रिज्म है, आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें व्हाइट लाइट आया, तो जब ये बाहर जो रेज आ रही है ना, इमरजेंट रे, ये रेज व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाता है। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में टूट जाता है, और इसी टूटने को कहते हैं डिस्पर्जन। देखिए पहला लाइन जो आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, राइट।
अब ये जो 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है, व्हाट इज दिस कलर्स नेम? विबग्योर। एक शॉर्टकट यूज किया जाता है इसको याद रखने के लिए, ये देखिए विबग्योर, VIBGYOR। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ विबग्योर। ये एक एक्रोनिम है दैट वी यूज टू रिमेंबर दिस। डिफरेंट कलर्स, अब ये अलग अलग लाइट रे कैसे टूट जा रहे हैं, क्यों अलग अलग 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, ये डिस्पर्स हो जा रहे हैं, सॉरी, इसका रीजन है इनका वेवलेंथ। अलग अलग कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है। इस अलग अलग वेवलेंथ की वजह से ही ये कलर्स अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट जो कलर्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे टूट जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो प्रिज्म से पास होते हैं वैसे वैसे वो बाहर इमरजेंस भी करते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा जो बेंड होता है लाइट, वो कौन सा लाइट होता है? रेड लाइट। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सॉरी सबसे कम जो बेंड होता है, देख रहे हैं ना, ये गया लाइट। और सबसे ज्यादा कौन सा बेंड हुआ है? वायलेट, ठीक है। और सबसे कम कौन सा बेंड हुआ है? रेड। तो इसका रीजन है वेवलेंथ, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम बेंड होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा बेंड होता है। तो ये मेनली फिनोमेना जो है प्रिज्म का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और इसी फिनोमेना के बेस पे ही सर आइजैक न्यूटन ने रेनबो का फॉर्मेशन समझाया था, ठीक है, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, व्हाइट लाइट कैसे 7 कलर्स में टूटता है, कैसे हमको रेनबो दिखता है। उससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया उन्होंने? पहले तो एक प्रिज्म लगा के चेक किया, तो 7 कलर्स में रेड से लेके और वायलेट के बीच में ये 7 कलर्स हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इसके आगे और प्रिज्म लगाए, ठीक है, जैसे इस तरह से एक प्रिज्म लगाया, फिर इसके आगे दूसरा प्रिज्म लगाया। तो बट जब ये प्रिज्म लगाते गए और देखा कि आगे और कुछ नहीं हो रहा है, वही 7 कलर्स मिल रहे हैं बार बार, तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि मतलब जो फिनोमेना एक प्रिज्म में हो रहा है वही सेम फिनोमेना बाकी सारे प्रिज्म में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज हमने क्या किया था यहाँ पे, हाँ वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे इन्होंने चेंज कर दिया तुरंत। उन्होंने क्या चेंज किया? अगला वाला जो प्रिज्म था इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया और उसके सामने रखा। सो ही गॉट सम इंटरेस्टिंग फिनोमेना हैपनिंग देयर। क्या हो रहा था उस वक्त? जो 7 कलर्स में लाइट टूट रहे थे, जब हमने उल्टा प्रिज्म रखा तो ये वापस जुड़ के, और बाहर जो लाइट आ रहा था वो सिंगल व्हाइट लाइट आ रहा था। जो 7 कलर्स में टूटा था ना यहाँ पे एक प्रिज्म से, वही प्रिज्म सेम प्रिज्म, सेम मतलब सेम साइज का, सब चीज सेम, उसका डायमेंशन होना चाहिए, सेम प्रिज्म एग्जैक्ट हमने उल्टा रखा जब, तो वापस से जो 7 कलर्स में लाइट टूट रहा था, ये वापस से क्या हुआ? सिंगल कलर ऑफ लाइट में आ गया, व्हाइट लाइट बन गया। तो ये बहुत ही उनको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो ये एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट करके, सॉरी यहाँ पे लाइट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रे यूजिंग प्रिज्म, उन्होंने ये टॉपिक बनाया था। और ये उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया था बेसिकली, कि हम जो लाइट रे टूट रहा है इसको हम वापस से व्हाइट लाइट में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये उसका प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने बताया ना जैसे कि ये जो फिनोमिना है इसको सर आइजैक न्यूटन ने बहुत ही मतलब जो फिनोमिना रेनबो का, उसको समझाने के लिए यूज किया था। तो इसमें क्या समझाया था कि जो रेनबो बनता है वो कैसे होता है, जनरली आफ्टर शावर, रेन शावर के बाद होता है, रेन शावर यानी कि बारिश के बाद होता है जनरली। और जो हमारे एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स या टाइनी ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर के रह जाते हैं, या बारिश के वक्त हल्के हल्के जो बूंद रह जाते हैं हवा में, उन पे जब व्हाइट लाइट, ये सनलाइट जब पड़ता है, तब ये व्हाइट लाइट जब बाहर निकलता है, यहाँ से देखिए, तो ये 7 कलर्स में टूट जाता है। दिख रहा है आपको? रेड से लेके वायलेट, ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला वायलेट है, रेड से लेके वायलेट के बीच में 7 कलर्स में टूट जाता है, और यही हमको रेनबो के फॉर्म में दिखता है। ये जो अंदर रेन ड्रॉप के अंदर जो फिनोमिना होता है इसको कहते हैं TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। ये एक फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ये हो सकता है, तो याद रखिएगा ये चीज को, किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है लाइट रे हमेशा रिफ्रैक्शन ही करे।
कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे अगर वो उस एंगल पे इंसिडेंट होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा उस लाइट का, उस लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जैसे कि TIR देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो लाइट रे आ रहा है ये क्रिटिकल एंगल पे एकदम गिरा है। कितने कितने एंगल पे गिरा है? क्रिटिकल एंगल पे। ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है। इस एंगल से अगर थोड़ा सा ऊपर रहता है अगर ये, तो ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो बहुत सारे जो लाइट रे हैं वो सबके सब बाहर निकल जाते होंगे, बट बहुत सारे जो लाइट रे हैं वो क्रिटिकल एंगल पे गिर के और TIR फिनोमिना करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय सर आइजैक न्यूटन when he observed a specific phenomena happening through the prism। ठीक है, प्रिज्म में जैसे उन्होंने देखा था ये चीज तो उनको ये आइडिया लगा। तो ये आप फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज क्वेश्चन आता है तो ये आप इसको याद रखिएगा कैसे लिखना है, मैंने बता रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देन आता है टॉपिक आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम जान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में कितने तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और मतलब कि आप धूल भी कह सकते हैं, छोटे छोटे जो हमको बेयर आइज से नहीं दिखते हैं बट वो वहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, तो इन पे भी जब लाइट रेज पड़ती हैं तो ये डिस्पर्ज होती हैं इधर उधर। ठीक है ना, और जनरली जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इसी तरह जब स्पेस में जाएगा तो वहां का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा। जब वहां से हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो धीरे धीरे जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो ग्रेजुअली चेंज होता है। उस ग्रेजुअल चेंज होने की वजह से ही जो हमारा लाइट रे है वो बैंड होता हुआ जाता है, बैंड होते जाता है और फाइनली हमारे आईज तक, जब हमारी आंखों में जब तक पहुंचता है उस वक्त जो इतना ज्यादा बेंड हो गया होता है कि हमको एग्जैक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का नहीं दिखता है। और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्टार्स के, तो हम स्टार्स को लेके ही बात करते हैं। जब स्टार्स से लाइट रेज आती हैं क्योंकि वो बहुत दूर होती हैं, ठीक है, वेरी फार 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 अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो जब वहां से लाइट रेज आती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बताया ना अलग अलग लेयर है, अलग अलग डेंसिटी होता है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना, जैसे मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे हमारा क्या होगा? बैंड होगा। तो बैंड होते 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 आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन है स्टार का, ठीक है ना, वो हमको वहां पर नहीं दिखता है। और जैसे मान लीजिए लाइट रे ऐसे आया तो लाइट रे हमको ऐसे बैंड होते 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 हमारी आंखों में डायरेक्ट ना दिख के ऐसे बैंड होता है और हमको कहाँ मालूम पड़ता है कि ये यहाँ पर है हमारा स्टार। ठीक है, तो ये स्टार हमको एक्चुअली में यहाँ पर है बट हमको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो ये चीज होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसके अलावा जब ये लगातार जैसे जो पार्टिकल है हमारे एयर में वो देखिए हवा की वजह से इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो मूव करने की वजह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है। आपकी साइड जो पाथ है, जो लाइट रे का पाथ है, रास्ता है आने का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो चेंज होने की वजह से ही हमको क्या दिखता है? ऑब्जेक्ट इधर उधर हल्का हल्का डिस्प्लेस होता है। वो डिस्प्लेसमेंट ही आपको ट्विंकलिंग जैसा दिखता है कि वो फ्लिकर कर रहा है। फ्लिकर मतलब ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है? वो एक ही जगह स्टेबल है बट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट इधर उधर हो रहा है। और ऑब्जेक्ट इधर उधर रहने की हमको इतना दूर है वो स्टार के, हमको इधर उधर पता नहीं चलता है, वो फ्लिकर जैसा समझ आता है। जैसे लाइट कम हो जाएगा, डिम हो जाएगा, तेज हो जाएगा, डिम हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ऐसे। तो फ्लिकरिंग होता है विच इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जो सन है वो हमको 2 मिनट पहले ही सनराइज के, एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और जब सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। अंडरस्टैंड?
तो ये क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है, जैसे होराइजन, होराइजन यानी कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक ह्यूमन आई जहाँ पे खड़ा होता है, दैट इज हम उसको मान लेते हैं, उसको कहते हैं होराइजन। तो जब एक्चुअली सन जो यहाँ पे होता है, तो मैंने जैसे बताया ना, लाइट रे जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, वो लाइट रे बेंड होता जाता है, ठीक है। बेंड होने की वजह से हमको नीचे सन रेज है, सन है, बट बेंड होने की वजह से हमको दिखता है कि सामने आ गया है, ठीक है, सामने आ गया है। और सिमिलर फिनोमिना होता है सनसेट के वक्त, पहले ही ऊपर है और जब एंटर करता है तो वो बेंड हो जाता है, बेंड होने की वजह से हमको कहाँ, नीचे दिखने लगता है। तो 2 मिनट बाद तक हमको दिखता है सनसेट और 2 मिनट पहले सनराइज दिखता है, तो लगभग 4 मिनट का डिफरेंस हमको लगभग पूरे दिन में देखने को मिल जाता है। तो दिस वाज अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। इसके आगे का टॉपिक जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और कुछ टॉपिक और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।